नमस्कार, मैं हूं हरिओम त्यागी। आप देख रहे हैं ऑब्जर्वर डोंगी खास पेशकश सुपर 100 में आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल। गोपाल कृष्ण अग्रवाल आर्थिक विशेषज्ञ हैं और पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हैं। अग्रवाल साहब इससे पहले निपको और बैंक ऑफ बड़ौदा में निदेशक रह चुके हैं। इसके साथ ही MSME टास्क फोर्स के सदस्य रह चुके हैं। चलिए बात करते हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी से। गोपाल कृष्ण जी अग्रवाल, आपका इस प्रोग्राम में बहुत स्वागत है। नमस्कार अग्रवाल साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आज तक कोई भी इंसान बड़ा बनता है तो उसके पीछे एक कहानी होती है, उसका एक स्ट्रगल होता है। तो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे आज जहाँ तक आप पहुँचे उसके पीछे क्या स्टोरी है, क्या स्ट्रगल है आपका, उसके बाद उसको शेयर करिए हमारे दर्शकों से। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जैसा आपने कहा कि अगर किसी ने भी आगे प्रगति करनी है या कहीं उसको अपने जीवन में कुछ लक्ष्य हासिल करने हैं तो उसको मेहनत करनी पड़ती है और संघर्ष करना पड़ता है। तो मेरा भी जीवन संघर्षपूर्ण रहा है। बहुत कम उम्र में मेरे पिताजी वैसे डॉक्टर थे और लेडी हार्डिंग में हम रहते थे, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा शुरू से जुड़ाव रहा है। तब भारतीय जनसंघ था 1970-75 में, और जब पहला संघर्षपूर्ण मौका तब हुआ जब 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी थी, और उस इमरजेंसी के खिलाफ जिसमें प्रजातंत्र का पूरी तरह से खात्मा करने का प्रयास किया गया था, तो 1975 में मैंने सत्याग्रह करके इमरजेंसी के खिलाफ, मैं 8वीं कक्षा में था और सत्याग्रह किया था। और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल में लेडी हार्डिंग में हम रहते थे नई दिल्ली में, तो 3 महीने के लिए मुझे कारावास हुआ। और वहाँ पे मैं अम्बेडकर में चिल्ड्रन जेल थी, क्योंकि मैं 18 साल से कम उम्र मेरी थी, तो उसमें वहाँ पे 3 महीने मुझे जेल में रहना पड़ा। और तब से मेरे मन में प्रजातंत्र के प्रति बहुत मजबूत गहरी पकड़ रह गई कि देश में अगर बदलाव करना है, देश को विकास करना है, समावेशी विकास करना है, सब लोगों को साथ लेके उस विकास में हिस्सेदारी उनकी सुनिश्चित करनी है, तो डेमोक्रेसी ही एक महत्वपूर्ण रास्ता है और उसके लिए हम सबको आगे करना है। धीरे धीरे मैं हंसराज कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन की BCom ऑनर्स, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी की दिल्ली में ही, और सामाजिक क्षेत्र में अलग अलग कामों में किया। विश्व हिंदू परिषद में भी काम किया, विद्यार्थी परिषद में काम किया, और मैं विदेशों में भी कई जगह गया और काफ़ी एडवेंचर जो हिमालय में ट्रैकिंग वगैरह का मुझे काफ़ी शौक था, तो हिमालय में पद यात्राएँ भी काफ़ी लंबी लंबी की, 20-20, 25-25 दिन की। और उसके बाद पढ़ाई करने के ख़त्म होने के बाद मैंने अपना फाइनेंशियल मार्केट्स में काम शुरू किया, और सन 2000 में मैं भारतीय जनता पार्टी में मैंने विधिवत, उस वक्त जना कृष्णमूर्ति और श्री अरुण जेटली जी थे भारतीय जनता पार्टी में, तो उन लोगों के संपर्क में आया और उन्होंने कहा कि तुम भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लो। तो मैं भारतीय जनता पार्टी में सन 2000 से एक्टिव रहा। पहले क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट था तो उन्होंने मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट सेल में रखा, उसका अध्यक्ष बनाया, और फिर क्योंकि मैं बहुत लिखता था अखबारों में, मेरे इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, दैनिक जागरण, ऐसे कई जगह पे आर्टिकल आते थे, तो अरुण जी ने कहा कि क्योंकि आर्थिक विषयों पे मैं लिखता था तो मुझे आर्थिक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया। और फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी और फिर अमित शाह जी ने मुझे इसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में मुझे 2015 में ये जिम्मेदारी दी, और विभिन्न सरकारी उपक्रमों में भी मैं सरकार की तरफ से नॉमिनी डायरेक्टर रहा। और संघर्षपूर्ण जीवन को देखें तो 2000 में हमने नोएडा, क्योंकि मेरी पिताजी के रिटायरमेंट के बाद हम नोएडा में आ गए थे, तो 2000 में जो हमने यहाँ पे एक गौशाला श्री जी गौसदन के नाम से स्थापना की, और आज वह 21 वर्ष में वहाँ पे 1300 गौवंश है, और सब सड़क से उठाए हुए गाय हैं। उसमें मेडिकल हॉस्पिटल है, अब गायों के लिए पशु चिकित्सालय पूरा है, और
कई तरह के प्रोडक्ट भी हम बनाते हैं और वहाँ पे सब गायों के पूरे रहने की, खाने पीने की सारी व्यवस्था है। 9 एकड़ ज़मीन हमारे पास है सेक्टर 94 में, वह गौवंश का वो आश्रय स्थल है। ऐसे ही पानी के ऊपर भी हमने बहुत काम किया, भ्रष्टाचार पे काम किया, कई चीज़ों पे काफ़ी चीज़ों पे सन 2011 से लेकर 14 तक जो भ्रष्टाचार के ऊपर काफ़ी काम हम लोगों ने किया। कई डॉक्यूमेंट्स भी निकाले ब्लैक मनी के ऊपर, और भी कैसे कॉरपोरेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में ब्राइबरी और करप्शन कैसे कम हो, इसके कई डॉक्यूमेंट हुए निकाले। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस प्रोत्साह को समर्थन दिया है। और आजकल हम जलाधिकार फाउंडेशन एक संस्था बनाई हुई है जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तालाबों का पुनरुत्थान का हम प्रकल्प लेते हैं। नोएडा में भी 3 तालाब जो कि सरकार पुराने तालाब हैं जो कि दयनीय स्थिति में थे, उनका पुनरुद्धार किया है। आगरा में एक 50 बीघा तालाब जो है उसका नामकरण अब दीनदयाल उपाध्याय तालाब के रूप में किया है। द्वारका में 2 तालाब हैं। तो जल के ऊपर, गौशाला में के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर, ऐसे कई सामाजिक संस्थाओं में और कई राजनीतिक संस्थाओं में काम करते हुए पूरा हम आगे बढ़े हैं। और वह जीवन में पढ़ाई के साथ भी ट्रेन इकोनॉमिक्स के ऊपर मैंने MA इकोनॉमिक्स की भी पढ़ाई की है। अग्रवाल साहब, आप भाजपा में जो आर्थिक नीतियाँ बनती है उसमें भी काफ़ी योगदान देते हैं, तो मौजूदा समय में किस तरह की नीतियाँ आप बनाने के प्लान कर रहे हैं, किस तरह की चीज़ें समझते हैं कि होनी चाहिए जिससे आज का जो बिजनेसमैन है उसको फ़ायदा मिले, रिलीफ मिले और वो आगे बढ़ सके? देखिए, जब मैं अमित शाह जी के संपर्क में आया, जब वो अध्यक्ष थे 2014 के बाद अध्यक्ष बने, तो मैं उनके साथ कार्य करता था। तो उस वक्त बातचीत में समझ में आया कि राजनीतिक क्षेत्र में आर्थिक विषयों को समझना और जानने की भी बहुत आवश्यकता है, उसको आगे बढ़ाने की भी बहुत आवश्यकता है। तो उन्होंने पहले, क्योंकि मैं आर्थिक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय संयोजक भी रहा और काफ़ी चीज़ें कार्यक्रम किए और लोगों को साथ जोड़ा, तो उन्होंने कहा कि एक प्रवक्ता के रूप में मुझे आर्थिक विषय की जिम्मेदारी दी। और माननीय संतोष जी ने अभी पिछले बजट में भी और भी जो पॉलिसी इंटरवेंशन की बहुत आवश्यकता है। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो कि देश के विकास में बड़ा योगदान करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल जी के समय पे इस बात को मान के चलती है कि समाज में अंत्योदय तो हमारा लक्ष्य है, लेकिन उस अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश को आर्थिक प्रगति और विकास करना बहुत ज़रूरी है। मार्केट इकोनॉमी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है देश के विकास में, भ्रष्टाचार को कम करने में, ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम, बिजनेस को इकोसिस्टम को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी जो राइट टू सेंटर मानी जाती है, बिजनेस कम्युनिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी राष्ट्र हित में और राष्ट्र निर्माण में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान उनका मानती है। तो पॉलिसी के समय में सही समय पे इंटरवेंशन अगर होगा, सरकार के समय में अगर लोग सही समय पे अपनी आवश्यकताएं, स्टेक होल्डर्स अपनी ओपिनियन अगर देंगे, तो जो सरकार की जो पॉलिसीज बनेगी वह हितकारी होगी समाज के लिए भी, और बिजनेस कम्युनिटी, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, इन सब सेक्टर्स को भी महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी। तो अभी वर्तमान में चाहे बजट की एक्सरसाइज हो, आत्मनिर्भर भारत की बात हो, या अन्य विषयों पे पॉलिसीज लाने की बात हो, जैसे आजकल ई-कॉमर्स पॉलिसी के ऊपर चर्चा हो रही है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बात हो रही है, लॉजिस्टिक पॉलिसी की बात हो रही है, इन सब पॉलिसीज का बिजनेस कम्युनिटी, इंडस्ट्री पे बड़ा प्रभाव और असर होता है। तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 19 करोड़ हमारे सदस्य पूरे देश में, हर जगह हमारे मंडल के लेवल तक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है और हम बहुत आउटरीच का काम करते हैं, तो हम विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ कंटिन्यूअस पार्टी के साथ के प्लेटफॉर्म पे लेके डायलॉग करते हैं, उनके सजेशंस और रिकमेंडेशंस को कंपाइल करके, रिसर्च हमारी पूरी टीम है, उस रिसर्च से उसको डॉक्यूमेंटेशन के रूप में प्रॉपर रिकमेंडेशन पार्टी के प्लेटफॉर्म पे वित्त मंत्री को,
जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी को, निर्मला जी को, उसके पहले जो अरुण जेटली जी थे, इंडस्ट्री मिनिस्टर थे सुरेश प्रभु जी को, रेलवे मिनिस्टर थे, जिन लोगों के साथ जो आर्थिक विषय के जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके साथ हम कंटिन्यूस इंटरेक्शन करके जनता के और इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस कम्युनिटी और स्टेक होल्डर्स की बातों को इंटीग्रेट करके उन तक पहुंचाते हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, अभी भी हम कर रहे हैं। अब बजट की एक्सरसाइज शुरू होने वाली है, इस बार भी हम व्यापक रूप से इस आउटरीच प्रोग्राम को करेंगे। अग्रवाल जी, सरकार ने बहुत सी घोषणाएं की व्यवसाय के उत्थान के लिए, बिजनेसमैन को आगे बढ़ाने के लिए। उन घोषणाओं को या उन पैकेज को, आर्थिक पैकेज को धरातल पर उतारने के लिए क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको और किस तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात आपने महत्वपूर्ण प्रश्न ये किया है, इसको हम कहते हैं शासन की चुनौतियाँ। अगर देश में अर्थव्यवस्था, आर्थिक विकास हुआ है, 1947 में हम स्वतंत्र हुए, ऐसा नहीं कि 2014 के पहले आर्थिक विकास नहीं हुआ, सब हुआ है। लेकिन जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं थी वह जनता तक कुछ टारगेटेड लेवल पे कई बार नहीं पहुंच पाती थी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का 2014 से ये फोकस रहा है कि टेक्नोलॉजी को यूज करके जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनको टारगेटेड डिलीवरी के रूप में जिन लोगों को जो लाभकारी उन योजनाओं के बेनिफिशियरीज हैं उनको आइडेंटिफाई करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन तक वो योजनाओं का लाभ पहुंचे। अगर वो किसी कारण से उस योजना से जुड़ नहीं पाए हैं तो पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता इस बात को सुनिश्चित करें कि उन योजनाओं को अच्छी तरह से उनकी जानकारी हो उनके लिए और उन लोगों तक पहुंचाएं, अपने क्षेत्र के लोगों को उन योजनाओं से जो लाभान्वित हो सकते हैं उनको उन योजनाओं से जोड़ें। तो मोदी जी ने इस बात पे बहुत फोकस अप्रोच के साथ काम किया है कि टारगेटेड डिलीवरी टेक्नोलॉजी के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं का जनता तक पहुंचे। इसी के कारण आप देखिए, जनधन अकाउंट जब हम लाए तो मोदी जी ने 7.5 करोड़ बैंक अकाउंट की घोषणा की थी कि हम खोलेंगे। उसके पहले मात्र 3 करोड़ बैंक अकाउंट थे 60-65 साल में, और आज 40 करोड़ बैंक अकाउंट इस 7 वर्ष के अंदर हो गए हैं। यानी 38 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले हुए हैं। उन बैंक अकाउंट के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में सरकार की सब्सिडी है, अलग अलग योजना, किसान सम्मान निधि है, उज्ज्वला योजना है, फर्टिलाइजर सब्सिडी है, इन सारे आयुष्मान भारत की बेनिफिट है या इंश्योरेंस, किसानों के इंश्योरेंस के पैसे हैं, सीधे प्रधानमंत्री आवास योजना है। इन सब योजनाओं के पैसे लाभान्वित लोगों के सीधे खाते में जा रहे हैं बिना किसी लीकेज के, बिना किसी भ्रष्टाचार के, और यह एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है और टारगेटेड डिलीवरी है। ऐसे ही शौचालय, स्वच्छ भारत अभियान में 9.5 करोड़ शौचालय बनाने का टारगेट लिया। आज के समय में प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को सबको ये जो टारगेट दिया है कि 2024 तक हम 19 करोड़ घरों में सीधे नल का पानी पहुंचाएंगे। 2019 तक इस देश में मात्र 2 करोड़ लोगों के घरों में नल का पानी पहुंचता था। ये 19 के बाद आज 2.5 साल में हमने 3 करोड़ लोगों के घरों में नल के द्वारा पानी पहुंचा दिया है, और अब भी 19 करोड़ घर हैं तो 5 करोड़ से 14 करोड़ लोगों को 2024 तक हम उनके घर में स्वच्छ पीने योग्य पानी पहुंचाने के टारगेट लेके चल रहे हैं। तो यह टारगेटेड डिलीवरी है और टेक्नोलॉजी का यूज है। अब ब्लॉकचेन, ऐसे नए नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा माइनिंग, ऐसे बहुत सारे हम इनोवेशन के साथ जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचा रहे हैं। जीएसटी है, वर्चुअल असेसमेंट है, बिजनेस इकोसिस्टम को भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ जोड़ रहे हैं ताकि सब्जेक्टिविटी कम हो, ऑनलाइन उनको परमिशन मिले। अभी परसों पीयूष जी ने जो सिंगल विंडो सिस्टम बिजनेस कम्युनिटी के लिए खोला है, जिसमें 18 मिनिस्ट्रीज और 9 स्टेट्स के परमिशंस एक जगह लोगों को मिल जाएंगे। तो यह चीजें जिसके कारण जनता हमसे साथ जुड़ती है, आर्थिक प्रगति भी तेजी से हो रही है। और कोविड को ही देख लीजिए, आज 88 करोड़ टीकाकरण लगा दे। कोई विश्वास नहीं करता था
मानते नहीं थे कि इतनी जल्दी भारत इतनी तेजी से वह टीकाकरण कर पाएगा। वो कोविन और यह जो कोविन का जो है और आरोग्य सेतु की टेक्नोलॉजी के यूज के कारण इतनी सफलता से हम कर पाए। अग्रवाल जी, आपकी जितनी भी योजनाएं यानी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो कागज़ पे या देखने में बड़ी शानदार लगती हैं और बहुत अच्छी हैं, पर यदि हम धरातल पर जाते हैं तो व्यवसायी कहीं ना कहीं परेशान है आज की तारीख में, चाहे वो कोविड की वजह से उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम रही हो। पूरा देश क्या पूरी दुनिया प्रभावित है कोरोना वायरस से या इस महामारी से। तो उस धरातल पे क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं दो बड़े राज्यों में, जैसे आपका उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, कई महत्वपूर्ण राज्य हैं, वहाँ पर व्यापारी अभी सेटिस्फाई नहीं है सरकार की नीतियों से या सरकार ने जो सहायता उसको दिया उसको उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो उसका कैसे उन व्यापारियों को कैसे संतुष्ट करने के लिए क्या योजनाएं बनाई आपने या क्या आपने रणनीति बनाई है उनके पास जाके उनको सेटिस्फाई करने के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोविड की त्रासदी ने देश की अर्थव्यवस्था को जिसको डिसरप्शन कहते हैं उसने वो किया। हमारी अर्थव्यवस्था एक गति से आगे बढ़ रही थी, लेकिन कोविड की त्रासदी के कारण, पहले लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा धक्का लगा। और हम मानते हैं कि मजदूरों को दिक्कत हुई, एमएसएमई के लोगों को दिक्कत हुई, रेहड़ी पटरी वालों को दिक्कत हुई, और उनकी जो पूरी जो इनफॉर्मल इकोनॉमी देश में बहुत बड़ी चल रही थी उसके कारण कुछ तकलीफें हुई, सेटबैक हुआ। तो हमने जो आत्मनिर्भर भारत के 6 पैकेज दिए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी काफ़ी अपने जो सजेशन दिए और हम लोग उसको ड्राइव कर रहे थे। तो अलग अलग सेक्टर के लिए सरकार ने बड़े महत्वपूर्ण पहल किए। रेहड़ी पटरी वालों के लिए 50,000 रुपए तक का लोन की सारी योजना सरकार ने घोषणा की और दिए हैं। 3.5 लाख करोड़ का उसमें प्रावधान किया है। अब तो सरकार नीतियां बनाती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है, उनके अंदर से भ्रष्टाचार खत्म करती है और लीकेज खत्म करती है और एक ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन सिस्टम लाती है। व्यापारिक बोर्ड बनाया है। और सबसे बड़ी बात है, आपको बता रहे हैं, PLI जो स्कीम है, 13 सेक्टर में सरकार ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम दिया है। और ये जो आप परसेप्शन की बात करें ना, परसेप्शन है कुछ और, असली में 45% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है एक साल में। पिछले जो एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों की बात है, 59% उनकी इनकम बढ़ी है। जब डेटा आपको विश्व में चाइना, भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 3री पोजीशन पे था। पिछले वीक एक रिपोर्ट आई है जिसमें भारत ने अमेरिका को सरपास करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए मोस्ट सॉट आफ्टर डेस्टिनेशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भारत 2रे नंबर के पायदान पे आ गया। चाइना के बाद अमेरिका था और 3रे नंबर पे भारत था। वह बढ़ के वह 2रे पायदान पे आ गया, अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। ऐसे थोड़ी हुआ। FDI हमारे यहाँ पे इतना पैसा क्यों आ रहा है? जो इतने नए PLI के स्कीम में 3 लाख करोड़ सरकार अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आप दे रहे। हम नोएडा में रहते हैं, मैं अभी सूरजपुर और इधर इंडस्ट्रियल एरिया में गया था। इंडस्ट्रीज हैं जो प्लान कर रही है। आज हमारे यहाँ दो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री थी जब हम 2014-15 में, आज 200 से ऊपर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कुछ जाती भी है। अभी आज ही न्यूज आई है कि चाइना ने 1 महीने के लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री को ऑल्टरनेटिव कर दिया है। क्यों? क्योंकि चाइना से जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वह वहां से निकल के भारत में अपना सेटअप करना चाह रही है। सिंगल विंडो क्लियरेंस, GST, वर्चुअल असेसमेंट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें कि टेक्नोलॉजी को यूज करते भारत 2015 में 81वें पायदान पे था ग्लोबली। आज 10 दिन पहले रिपोर्ट आई है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 46वें पायदान पे हो गया। तो यह जो इतना काम, जन कल्याणकारी योजनाओं को ले लीजिए, आर्थिक विकास को ले लीजिए, FDI को ले लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ को ले लीजिए, एक्सपोर्ट को ले लीजिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, जबकि हमने कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया है, 30% से 25% कर दिया है। इनडायरेक्ट टैक्स को GST में पहले एवरेज था 28 से 30% का इनडायरेक्ट टैक्स लगता था, जो कि आपको पता नहीं, जनता को पता नहीं चलता था। आज मैक्सिमम जो है 6 आइटम को छोड़ के
18% का जीएसटी टैक्स रहता, 28 से 18% कर दिया, 30 से 25% कर दिया, ट्रांसपेरेंसी ले आए। तो इन सब के कारण अर्थव्यवस्था तेजी, ये गलत फहमी है, क्योंकि लोगों को अर्थव्यवस्था को समझने में दिक्कत होती है। इसलिए कुछ लोग इस तरह की गलत फहमी की प्रचार प्रसार में कंफ्यूजन में रहते हैं। हम एक ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो 142वें पायदान पे थे, आज आप 60 के पायदान पे आ गए। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से इंफ्रास्ट्रक्चर पे रोड 37 किलोमीटर से बन रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का फायदा है, सागरमाला प्रोजेक्ट है, उसके बाद फ्रेट कॉरिडोर, डबल डेकर ट्रेन से फ्रेट चल रहा है, कहाँ पे एयरपोर्ट बन रहे हैं, छोटे 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 कितने एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं अर्थव्यवस्था को समझता हूँ। आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व स्तर पे सबसे तेजी से तो बढ़ने वाली रहने वाली है। विश्व स्थान पे हमारी अर्थव्यवस्था मतलब बहुत अच्छी तेजी से बढ़ के आगे बढ़ेगी। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग अर्थव्यवस्था को समझते हैं कि जीडीपी फिगर क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, इससे मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि आर्थिक सोच का मतलब है जनता को रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार कैसे मिले, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अग्रवाल साहब, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी अर्थ के मामले में और भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में। इसके अलावा कुछ मैं आपसे, हमारे दर्शक आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। आपका इतना बिजी शेड्यूल रहता है, इतना सारा काम करते हैं सरकार के लिए और जनता के लिए, समाज के लिए, गौ सेवा भी कर रहे हैं आप लोग, जल के लिए भी आपने काम कर रहे हैं। इस सब के बावजूद अपनी फैमिली के लिए, परिवार के लिए कैसे वक्त निकाल पाते हैं? नहीं, देखिए क्या है कि मेरे परिवार से मुझे बहुत सहयोग मिलता है। मेरी पत्नी डॉक्टर है और मेरी बेटी, एक बड़ी बेटी है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी कर रही है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़ाती है, एक कॉलेज में एडॉक लेक्चरर है। और मेरी छोटी बेटी जो है, मेरा ये फाइनेंशियल मार्केट्स का और ये जो बिजनेस है जहाँ पे आप बैठे हैं, ये प्रीमाइसिस है, इसको मेरी छोटी बेटी संभालती है। मैं ट्रेंड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और अलग अलग कंपनी में, जैसे मैंने कहा बैंक ऑफ बड़ौदा में, नीपको नेशनल इलेक्ट्रिक पावर कंपनी में और आईसीएसआई जैसे कई कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी रहा हूँ। मेरी प्रोफेशनल लाइफ भी रही है और उस तरह से हम लोगों का आर्थिक रूप से हमारा अपना मकान है, ऑफिस है, तो उस तरीके से मुझे परिवार के साथ सहयोग है। छोटा परिवार है, साथ में रहते हैं। मेरी माता जी है, मेरे पिताजी भी लेडी हार्डिंग में डायरेक्टर प्रोफेसर रहे, तो उस तरह से आर्थिक रूप से हमारा संपन्नता रही है। तो हमें उस तरह की कोई बहुत चिंता नहीं है। और वैसे क्योंकि हमारा सीधा सादा जीवन रहा है, तो बहुत बड़ी हमारी ख्वाहिश और इच्छाएं भी नहीं है। अच्छा, जैसे आपने बताया कोई इच्छा नहीं है, फिर भी मैं पूछना चाहूँगा कि कुछ ऐसी हॉबीज़ हो आपकी जो आपको खाली टाइम में या फ्री वक्त मिलता है उसमें बिताना आप पसंद करते हो? आप देखिए, सबसे बड़ा अच्छा लगा ये आपका प्रश्न। मुझे आर्ट, कल्चर और पढ़ने का बहुत शौक है। मैं ट्रैकिंग, यंग एज में जो था, मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स मैंने बहुत किया है। माउंटेन यानी ट्रैकिंग जिसको कहते हैं, भारत के ज़्यादातर ट्रैक्स हिमालय के, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट में, इनमें और लद्दाख, ये सब जम्मू कश्मीर, इन सब में बहुत सारे ट्रैक्स किए, जिसमें मैं चला जाता था साल में 2-3 बार एक ग्रुप्स बना के, जिसमें पहाड़ों पे पैदल चलने का जो है। भारत इस बात में नेचुरल हिमालय के कारण बहुत रिच हेरिटेज हमारी है, तो एक तरीके से वो एडवेंचर एक्टिविटीज़ के रूप में भी मैं बहुत करता रहा। मेरे बच्चे भी काफ़ी, दोनों बेटियां एडवेंचर काफ़ी उनको शौक है। दोनों ने माउंटेनियरिंग के एडवांस कोर्सेज किए हुए हैं, कई पीक्स क्लाइंब की हुई हैं और हॉर्स राइडिंग वगैरह भी उसमें भी नेशनल लेवल पे अवार्ड लिए हुए हैं। तो मेरा एक तो एडवेंचर स्पोर्ट्स का बहुत शौक है। एनिमल केयर पे हम काम करते ही हैं। दोस्त की अभी जो दोनों त्रासदी हुई थी, तो समाज सेवा के रूप में काफ़ी काम किया था। और हिमालय के साथ मेरा बहुत लगाव है, तो मैं साधु संतों के साथ भी मेरा काफ़ी संपर्क रहा है। मैंने भारत के जो उपनिषद हैं, इन धार्मिक ग्रंथों का भी बहुत गहनता से अध्ययन किया, संस्कृत में, व्याकरण में, उपनिषद में,
और जो ऋषिकेश में रह के मैंने काफ़ी इन चीज़ों का अध्ययन किया। और विदेशों में भी मैंने, जैसे वाइल्ड लाइफ का भी, उसका भी ट्रैवलिंग का काफ़ी शौक है, तो मैं चीन भी कई बार गया हूँ, पांडा रिजर्व्स में, कीनिया, अफ्रीका भी गया हूँ, जिसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भारत की सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को अच्छी तरह से देखा है। तो एनिमल केयर, वाइल्ड लाइफ, ये इन सब चीज़ों में भी मेरा बड़ा इंटरेस्ट और शौक रहा है। अरवा साहब, यदि आप राजनीतिज्ञ नहीं होते, कई बार ऐसा होता है कि आदमी का एक दूसरी चॉइस होती है, पसंद होती है, तो क्या बनना पसंद करते हैं आप? देखिए, जो मैं बनना चाहता था, बनने का मेरा बचपन में लक्ष्य था, वह तो लगभग मैं अपने आप को सेटिस्फाइड मानता हूँ कि मैंने काफ़ी चीज़ें अपने लक्ष्य के हिसाब से जीवन को जिस तरफ मैं ले जाना चाहता था उस तरफ मैं लेके गया। और राजनीति को जब 2000 में जना कृष्णमूर्ति और श्री अरुण जेटली जी के संपर्क में आया, या संघ में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक से संघ में माननीय दत्ता जी और मोहन जी भागवत, उसमें पूजनीय गुरु जी जो दूसरे संचालक थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उनके भी संपर्क में रहा। तो मुझे लगा कि राजनीति ऐसा है, अगर आपको कोई जन कल्याणकारी और सामाजिक चेतना बढ़ानी है, समाज में बदलाव लाने कुछ है, तो राजनीति ऐसा माध्यम है कि अपने विचारों को, जो आपके थॉट्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलता है। तो इसलिए मुझे राजनीति में इंटरेस्ट हुआ, मैं राजनीति में आगे बढ़ा, और भी मैं आगे अभी भी काफ़ी एक्टिवली काम कर रहा हूँ। तो राजनीति कहीं भी ये नहीं रोकता कि मैं अपने इंटरेस्ट को कहीं रोकूं। तो अगर मैं गौशाला, पशु पालन या पशु के लिए काम करना चाहता हूँ, तो गायों के लिए और अन्य जानवरों के लिए, तो वहाँ पे कोई रोक नहीं है। मेरे एडवेंचर ट्रैवल की, उसमें भी कोई रोक नहीं है। ये जल का जो हम प्रोजेक्ट चला रहे हैं, वाटर कंजर्वेशन, वाटर पॉलिसी इंटरवेंशन, उस सब में भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो प्रोफेशनली मैं अपना काम कर ही चुका हूँ, लेकिन उसमें आजकल मैं समय नहीं दे रहा, लेकिन मैं सारी एक्टिविटीज़ को अपने हिसाब से पूरी तरह से चला रहा हूँ, और इसलिए मुझे सांत्वना है कि मैं जो करना चाहता हूँ उस तरफ रास्ते में बढ़ रहा हूँ। बहुत कुछ करना है, लेकिन रास्ता और दिशा सही है। अरवा साहब, आपसे हमने बहुत से सवाल पूछे और हमने अच्छी तरह से उनका जवाब भी दिया, और हमारे दर्शकों को शायद पसंद भी आएंगे वो। इसके साथ यदि आप कुछ और हमारे दर्शकों से साझा करना चाहते हैं तो वो साझा कर सकते हैं। देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कई तरह के प्रश्न किए। मुझे भी अपनी याददाश्त को कुरेद के कई चीज़ों की याद भी आई, और एक तरीके से इस तरह की चर्चा से जीवन में और कहीं जैसे बदलाव, बिखराव आ जाता है, तो और डायरेक्शन और पक्की हो जाती है। मैं आपके श्रोताओं से यह बताना चाहता हूँ कि मैंने इतिहास में काफ़ी किताबें पढ़ी है, और मुझे बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज पढ़ने का बहुत शौक है। बहुत से महापुरुषों की बायोग्राफीज पढ़ी है, और मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि जिनको भी जीवन में कुछ अचीव करना है, तो उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लेना चाहिए, और उस लक्ष्य को जब डिसाइड करने के बाद उसके बाद साथ संकल्प ले लेना चाहिए कि मुझे ये अचीव करना है। उससे उस रास्ते पे बढ़ने की जो शक्ति है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो संकल्प शक्ति, जिसको विल पावर कहते हैं, वह जिसके जीवन में आ गई, वह जीवन में उस चीज को जरूर अचीव कर सकता है, और वह तब होती है जब लक्ष्य क्लियर होता है कि मुझे क्या जीवन में करना है, भटकाव भी नहीं रहता। और तीसरी बात मुझे बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन से लगी कि उन्होंने अपने लक्ष्य को जीवन में जल्दी तय कर लिया। अगर शिवाजी महाराज को देख लें, भगत सिंह का भी जयंती गई है, उनको हम देख लें, और बड़े बड़े महापुरुषों को देख लें, हम भगवान राम को भी कई लोग मानते हैं। 12 साल की उम्र में उन्होंने जंगल में वाल्मीकि जी जब ले गए थे, तो उन्होंने उस समय प्रतिज्ञा की थी कि निशिचर विहीन करऊं मही, भुज उठाए प्रण की। 12 साल की उम्र में उन्होंने प्रण किया। शिवाजी ने 12-13 साल में ये प्रण किया था कि मैं विदेशी आक्रांताओं को अपने देश से भगा दूंगा। तो उन्होंने फिर उसके लिए जो योग्यता है उसको अर्जित किया, उस तरफ काम किया, और वह अचीव किया। और अभी भी भगत सिंह और जैसे महापुरुष कई हैं, उन लोगों ने अपने जीवन में
जल्दी जीवन में लक्ष्य को तय किया और उसको अचीव किया। तो ऑटोबायोग्राफीज पढ़नी चाहिए और जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य को तय करके उसके लिए दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता आपके जीवन में मिलेगी। क्योंकि कितना भी जीवन है वो छोटा पड़ जाता है अगर आपने लेट डिसीजन लिया। अग्रवाल साहब, आपने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत फिर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। ठीक है अग्रवाल साहब, और नमस्कार। नमस्कार, मेरी तरफ से भी सभी श्रोताओं को बहुत बहुत अभिनंदन उनका, और आप लोगों का ऑब्जर्वर ग्रुप के सभी ये जो मीडिया के हैं हरिओम जी और अंकित जी, इन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी के और हमारे सवाल और उनके जवाब आपको पसंद आए होंगे। हमें उम्मीद है कि हमारा ये कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। नमस्कार।